हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KKR ट्यूटोरियल्स। मैं कमलेश कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों को सिंथेसिस का नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। आज के टॉपिक का नाम है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंथेसिस का यूज ऑफ पार्टिसिपल और यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाया था। आज ये नया टॉपिक नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगा तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी कि वह नाउन या फ्रेज किसी नाउन के बगल में रखना। तो यहां पर हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर एक सेंटेंस में किसी नाउन की चर्चा होती है और आगे सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में या अगले सेंटेंस में उसी नाउन के गुणों और कार्यों की व्याख्या की गई रहती है। ओके, तो जो गुणों की व्याख्या करने वाला, वो चाहे एक शब्द हो नाउन या कई वर्ड्स हो, वो फ्रेज, शब्दों के समूह को ही फ्रेज कहते हैं। तो वो कई शब्द मिल करके उस नाउन की व्याख्या कर रहे हैं या कोई एक शब्द व्याख्या कर रहा है, तो गुणों की व्याख्या करने वाले नाउन और फ्रेज को उसी नाउन के ठीक बगल में दो कॉमा के बीच में रखते हैं। ठीक ना? और जो कार्य को बताता है उस कार्य से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ठीक, यही तरीका है। एक सेंटेंस में किसी नाउन की चर्चा होगी और आगे उसी सेंटेंस की जो है, उसी आगे सेंटेंस में उसी नाउन के कार्य और गुणों की व्याख्या की गई रहेगी। तो गुणों की व्याख्या करने वाले नाउन और फ्रेज को उसी नाउन के ठीक बगल में रख करके जो है हम सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, ही रोट शकुंतलम। यहाँ पर कालिदास की चर्चा हुई और कालिदास की व्याख्या कर रहा है क्या? अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत। हम लोग जानते हैं कालिदास का नाम आता है तो हम लोग जान जाते हैं कि ये संस्कृत के महाकवि थे। ओके, यानी कि कालिदास की व्याख्या यहाँ पर अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत कर रहा है और उनका कार्य क्या बता रहा है? ही रोट शकुंतलम। ओके, तो यहां पर ये व्याख्या कर रहा है, ये पूरा फ्रेज किसकी व्याख्या कर रहा है? कालिदास की। तो हम क्या करेंगे कि इस फ्रेज को कालिदास के बगल में दो कॉमा के बीच में रखेंगे। ओके, तो इसके वर्ब को हटा देंगे। तो कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे? अगले सेंटेंस में जो कार्य का बोध करा रहा है उस वर्ब से जोड़ देंगे, रोट शकुंतलम। ओके, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, कालिदास अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, संस्कृत के महान कवि, रोट शकुंतलम ने शकुंतलम लिखा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर। शाहजहां एक महान मुगल शासक थे। ओके, शाहजहां वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज। उन्होंने ताजमहल बनवाया। द ताज इज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ताज वर्ल्ड की सबसे विशाल इमारत है। ओके, यहां देखिए, पहले सेंटेंस में ये शाहजहां की चर्चा हुई और इस शाहजहां की व्याख्या क्या कर रहा है? अ ग्रेट मुगल एम्परर। हम लोग शाहजहां का नाम आते ही समझ जाते हैं मुगल शासक। ओके, तो यहां पर ये पूरा फ्रेज जो है ये शाहजहां की व्याख्या कर रहा है और इनका कार्य क्या कि इन्होंने ताजमहल बनवाया। ताज बनवाया। आगे थर्ड सेंटेंस में इसी ताज की व्याख्या कर रहा है, द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर तीन तीन सेंटेंस हो गए। तो यहां पर जो शाहजहां की व्याख्या कर रहा है अ ग्रेट मुगल एम्परर, हम इस फ्रेज को शाहजहां के बगल में दो कॉमा के बीच में रखेंगे। तो शाहजहां कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा, उसके बाद इनका कार्य क्या है? बिल्ट द ताज। ओके, अब ताज की व्याख्या कर रहा है द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ताज के बगल में कॉमा लगाकर हम द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड लिख देंगे
क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर एंड हो रहा है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि एक सेंटेंस में नाउन की चर्चा हुई और आगे उसी सेंटेंस में उसी नाउन के गुणों की व्याख्या करेगा या उनके कार्य की व्याख्या करेगा। तो गुणों की व्याख्या करने वाले फ्रेज को या नाउन को हम उसी नाउन के ठीक अपोजिशन में 2 कॉमा के बीच में रखेंगे। ठीक ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से सिंपल तरीके से आप लोग जरा से सेंटेंस को समझ करके आप लोग लगाएंगे, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, it is one of the cheapest things in the world। यहां पर एयर ये नाउन है, इसकी व्याख्या कर रहा है द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हवा जीवन की प्रथम आवश्यकता है। एयर की व्याख्या द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ कर रहा है और आगे इसी के विषय में बताया गया है कि इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे सस्ती चीज है, वस्तु है। तो संसार में तो बहुत सारी वस्तुएं बहुत जो है सस्ती होती हैं, तो मेन यहाँ पोजीशन में ये नहीं होगा, ये वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड ये मेन अपोजिशन में नहीं होगा। मेन अपोजिशन में आएगा ये, क्योंकि जीवन की सब प्रथम जरूरतमंद चीज है ये। ओके, तो हम यहाँ पर इसको जो है एयर का पोजीशन में रखेंगे। आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कौन सा चीज, कौन सा फ्रेज या नाउन जो है मुख्य रूप से उस नाउन की व्याख्या कर रहा है। ठीक ना, यहाँ पर ये फ्रेज जो है द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये फ्रेज इस एयर की व्याख्या कर रहा है। तो हम यहाँ एयर के पोजीशन में 2 कॉमा के बीच में द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ रख देंगे। ओके, आगे भी इसके कॉमा लगा देंगे, पीछे भी। ठीक, यानी कि ये द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है इस नाउन के लिए ही आया हुआ है, उसी की व्याख्या कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ जो नेक्स्ट सेंटेंस में इट है, ये आपका एयर के लिए ही आया हुआ है। ठीक ना, तो ये इट जो है यहाँ पर इस पूरे की जगह सब्जेक्ट का काम करे, तो इसको हटाकर वर्ब से ये जोड़ देंगे, इज वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ओके, ये सेंटेंस तो आपका क्या बन गया, एयर द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ is one of the cheapest things in the world। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। एजुकेशन, यहां एजुकेशन की बात हो रही है और इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। एजुकेशन की व्याख्या कर रहा है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। हम इसको जो है एजुकेशन के अपोजिशन में 2 कॉमा के बीच में रखेंगे। एजुकेशन कॉमा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर कॉमा हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, पावर का एक वेपन, इंस्ट्रूमेंट, हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का सबसे मार्गदर्शक रहा है। ठीक है, हम यहां पर दूसरे तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। यहां पर हम द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन को भी एजुकेशन का पोजीशन में रख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो सभ्यता का गाइडिंग फैक्टर है। तो हम इसको भी यहां पर एजुकेशन का पोजीशन में रख सकते हैं। एजुकेशन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन कॉमा, अब उसको इज से जोड़ेंगे, इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। जैसे देखिए, एजुकेशन कॉमा द गाइडिंग फैक्टर ऑफ civilization, comma, is an instrument of power। दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहां पर द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन भी जो है वो एजुकेशन की ही व्याख्या कर रहा है।
तो हम इस तरीके से भी जो हम एजुकेशन का पोजीशन में द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन भी रख करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं नाउन और फ्रेज इन पोजीशन के रूल द्वारा। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है इस तरह से इसके एक्सरसाइज को कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा। ओके, तो बच्चों आप लोग जो है अगर अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे अवश्य लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगर कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, गुड बाय।